अब हाँ जी, ये कैपिटल होती क्या है? अब कैपिटल क्या होती है, इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि आपके अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको वो हमेशा याद रखना है, क्योंकि 11th के बाद तो आपको उसको एकदम से आपके इनबिल्ट हो जाएगा, आपको इंटरनली हमेशा वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट 11th में जब तक हम पहले 8 चैप्टर क्रॉस नहीं कर लेते, 8 नहीं मिनिमम 6, जब तक हम 6 चैप्टर क्रॉस नहीं कर लेते तब तक आपको ये बिजनेस कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। अब वो कॉन्सेप्ट है क्या? वो कॉन्सेप्ट ये है कि जी, आप उसे चैप्टर में भी पढ़ोगे, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये होता क्या है? अभी हम इसका एक ब्रीफ लेंगे, उसके बाद डिटेल में हम जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग करने के लिए जो आपको पहली अजम्पशन हमेशा दिमाग में रखनी है, जो आपकी किसी भी टाइप की एंट्री और रिकॉर्डिंग के लिए, बुक कीपिंग करने के लिए आपको जरूरत है, वो है जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक हमारे लाला जी हैं, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, उन्होंने एक दुकान खोली। क्या लाला जी और दुकान अलग अलग हैं? कि जी प्रैक्टिकली देखो, नॉर्मल लाइफ के हिसाब से देखो तो लाला जी की दुकान लाला जी की है, लाला जी दुकान की है, तो दोनों एक ही मानते हैं हम, कुछ अलग नहीं है। लेकिन अकाउंटेंसी में पहली अजम्पशन यही है आपकी कि जी अकाउंटिंग करने के पर्पस के लिए, अकाउंटेंसी करने के लिए उन दोनों को अलग अलग माना गया है कि जी लाला जी अलग हैं और उनकी शॉप या बिजनेस अलग हैं। ठीक है जी। इसको आप ऑनर भी बोलोगे, ऑनर बोलोगे, लाला जी आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो जी ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेस की एक अपनी एक आइडेंटिटी है। यानी कि लाला जी अगर कोई दुकान खोलते हैं तो हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? हमें उस दुकान की अकाउंटिंग करनी है, हमें लाला जी के पर्सनल काम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। अगर दुकान में हम फर्नीचर खरीदेंगे रखने के लिए कि जी कस्टमर आएंगे उन्हें बैठाने के लिए, तो हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन लाला जी अगर कोई फर्नीचर खरीदते, घर के लिए टीवी खरीदते तो उसकी हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। हमारी अकाउंटिंग की, हम अकाउंटेंट किसके लिए हैं? हम अकाउंटेंट इज बिजनेस और शॉप के लिए हैं। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि जी बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है, उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उन दोनों, हमें जब भी अकाउंटिंग करनी है हमें बिजनेस की करनी है, हमें लाला जी के पर्सनल जीवन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। तो आपको यह हमेशा याद रखना है कि हम अकाउंटिंग बिजनेस की करेंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, लाला जी अगर बिजनेस को कुछ देते हैं कि बिजनेस अब तो डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है तेरी, कि अगर बिजनेस को कुछ देते हैं तो बिजनेस की उसको उधारी हो गई, बिजनेस उसे वापस करेगा। ठीक है जी। बिजनेस, क्योंकि बिजनेस भी एक आदमी मान लिया हमने, व्यक्ति मान लिया। तो जो हमारी पहली टर्म है उसी से रिलेट करती है कि जी कैपिटल होती क्या है। कैपिटल होती है जब मैं बिजनेस शुरू करता हूं, मैंने बीइंग लाला जी होके मैंने एक दुकान खोल ली। अब जी दुकान तो शुरू कर ली, दुकान कहती है यार तूने मुझे खोल तो दिया, अब मुझे बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं, मुझे तो कोई जानता ही नहीं। दुकान रोते रोते लाला जी के पास आती है कि लाला जी बिजनेस नहीं हो पा रहा, पैसा पल्ले नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास। तो लाला जी कहते हैं चल यार मैं ही तेरा मालिक भी हूं, मैं तुझे ये ले 50,000 रुपये, अब अपना तू बिजनेस शुरू कर, जो जो तुझे काम करने हैं। तो लाला जी उसे 50,000 रुपये दे देते हैं। ठीक है जी। तो जो पैसा लाला जी अपनी दुकान को देते हैं, क्या वो दुकान का पैसा हो गया? नहीं, वो पैसा तो लाला जी का रहा, दुकान ने लाला जी से उधार ले लिया कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए या छोटे समय के लिए। तो जो पैसा लाला जी दुकान को देते हैं, जो लाला जी पैसा बिजनेस को देते हैं, उसको बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। इट मीन्स अमाउंट कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जी जो भी पैसा ऑनर या मालिक अपना बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। मनी इन्वेस्टेड बाय
ऑनर इनटू बिजनेस। ठीक है जी। कैपिटल क्या होती है? जो पैसा मालिक अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब क्या हुआ जी, इसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे अभी। ये तो पैसा लगा दिया। अब क्या होता है, दुकान के बाद 50,000 रुपये आ गए, उसने अपना बिल्डिंग जो शॉप थी उसमें लाइटें लूटें लगवाई, सब कराया, पंखे लगवाए, एसी लगवाया। अब क्या होता है, वो फिर अब उसके पैसे हो जाते हैं खत्म। वो फिर आता लाला जी के पास, होता हुआ कि जी भैया पैसे चाहिए, अभी तो बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाया। लाला जी का बिजनेस से बात हुई थी कि जी हम बिजनेस करेंगे सैनिटाइजर का, कि जी अभी तो सैनिटाइजर तक पहुंचेंगे, अभी तो हम दुकान बनाने में हमारे सारे पैसे खर्च हो गए, मेरे को अभी फर्नीचर और चाहिए वहां। तो लाला जी कहते हैं कि भाई देख, पैसे तो है नहीं, अब सारे पैसे तुझे दे दिए थे, तूने जो लगाया लगा लिया बिजनेस, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता अब। तो बिजनेस रोने लगता है। बिजनेस कहता है कि भैया मेरे को तो अभी कोई जानता ही नहीं, मेरी कोई मार्केट में जान पहचान ही नहीं है, आप ही ने तो मुझे शुरू करा है। तो लाला जी कहते हैं ऐसा कर, फिर पैसे तो है नहीं, तेरे को फर्नीचर की जरूरत है, ये पड़ा फर्नीचर, घर में जो ये सोफे कुर्सियां पड़ी इन्हें उठा के निकल ले, इन्हें ले जा और बिजनेस में लगा ले। तो क्या अब लाला जी ने मनी दी, पैसा दिया कि नहीं? क्या दिया कि जी कोई हमें आइटम्स दे दिए, कोई ऐसी वस्तुएं दे दी जो कि बिजनेस में यूज हो सकता है। उन वस्तुओं की वैल्यू मनी में हो सकती है। हाँ जी, क्या दिया? आइटम्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, कि ऐसे आइटम दीजिए जिनकी वैल्यूएशन पैसे में हो सकती है। ठीक है। तो कैपिटल की मीनिंग क्या हुई आपकी? वो पैसा या वो आइटम जिनकी वैल्यू मनी में हो सकती है, जब उसे मालिक, ऑनर बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। थ्योरेटिकली डेफिनेशन आपको इसकी नोट्स में मिल जाएगी, बट अंग्रेजी को थोड़ा इधर उधर करके ही लिखा हुआ है। तो कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड और कंट्रीब्यूट बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस, और आइटम आइटम कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है जी। तो ये तो हो गई कैपिटल की मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे। अब एक चीज बताओ, लाला जी ने पैसे दे दिए, इसी का वो हम अपोजिट पढ़ेंगे। जब लाला जी बिजनेस को पैसा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। पैसा मतलब, अब आगे से आप ये ध्यान रखना, जब जब मैं पैसा बोल रहा हूं, पैसा मतलब या तो एक्चुअल में मनी दी हो या कोई आइटम दिया हो जिसकी वैल्यू हो। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा, अब क्या हुआ जी, बिजनेस चल गया, बड़ा फल फूल गया, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल बाद लाला जी को पड़ती है पैसे की जरूरत। उनका आ गया हैप्पी वाला बर्थडे, कि जी भाई मेरा हैप्पी बर्थडे, मुझे करनी है बहुत बड़ी पार्टी, सारे दोस्त को इकट्ठा करके आज पार्टी करेंगे सारी रात, तो मुझे चाहिए पैसे। पैसे है नहीं, वो बिजनेस के पास जाता है, बिजनेस मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए थे जब बिजनेस शुरू करा था, तुझे जो 50,000 रुपए दिए थे जरा मुझे वापस कर। तो बिजनेस कहता है कि अरे लाला जी 50,000 तो नहीं है, 10,000 है, वो ले लो। लाला जी क्यों बिजनेस के पास गए? क्योंकि हमने पढ़ा था बिजनेस और लाला जी दोनों अलग हैं, अकाउंटेंसी पर्पस के लिए अलग हैं। तो जब पैसे बिजनेस को चाहिए थे उन्होंने लाला जी से लिए, तो हमने कैपिटल बोला। और लाला जी को पैसा वापस चाहिए, कि भाई जो पैसा तुझे उधार दिया था ना कैपिटल के फॉर्म में, उसमें से जरा कुछ पैसा वापस कर दे। ठीक है जी। तो उस पैसे को जब लाला जी पैसे वापस लेते हैं तो उसका हम बोलते हैं ड्रॉइंग, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। आज से पहले ड्राइंग का मतलब आपके लिए क्या था? कि जी अकाउंटेंसी के अलावा ड्राइंग का मतलब होता है भैया वो चित्र बनाना अलग अलग लोगों के, जैसे आपने बचपन में बनाया होगा सीनरीज। बट अकाउंटेंसी में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस में से पैसा निकालना, कि जिसका नाम ड्राइंग क्यों रखा गया। व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ड्रॉ? ड्रॉ का मीनिंग होता है कि आपने घर में सुना होगा ड्रॉर, घर में होता नहीं, अरे ड्रॉर में सामान पड़ा है। ड्रॉर क्या होता है? जो टेबल में लगा होता है जिसको हम खींच पाते हैं। ठीक है जी। तो ये उसी से
ओरिजिनेट हुआ, ड्रॉ मतलब जब कैपिटल, जब लाला जी ने बिजनेस में पैसा डाला तो उसको कैपिटल बोला, जब निकाला वापस ड्रॉ किया तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। सो द मनी और मनी वैल्यू, मनी वैल्यू किसे बोलते हैं? आइटम्स। यहां पर भी तो लाला जी कह सकते हैं चल मुझे फर्नीचर की जरूरत है वापस दे, तो मनी और मनी वैल्यू विड्रॉ और टेकन बैक भी बोल सकते हैं। ये खाली इंग्लिश का खेल है और कुछ नहीं है, आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। ड्राइंग मीन्स द मनी और द वैल्यू ऑफ मनी विड्रॉन और टेकन बैक बाय द, आपको लिखना कुछ नहीं है, मैं बस शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं, आपको फुल फ्लैश डेफिनेशन इसकी नोट्स में मिलेगी। ठीक है, मेरा पर्पस है आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना कि ड्राइंग बोलते किसे हैं। ठीक है जी, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, कोई एक बेसिक दो चार, एक या दो डेफिनेशन वो पूछ सकता है, 2 या 4 नंबर में, बहुत ज्यादा चैप्टर की कवरेज नहीं है। बट अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस 110% की है, क्योंकि जब तक आपको शब्दावली का ज्ञान नहीं होगा, जब तक टर्मिनोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, जब तक टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो अकाउंट आप क्या पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं आएगा। कि सर बोल रहे हैं ड्राइंग, आप समझ रहे हो लिखने वाली, सर बोल रहे हैं कैपिटल, आप कुछ और ही समझ रहे हो। ठीक है जी, तो ड्राइंग का मतलब हो गया जो पैसा हम बाहर निकालते हैं। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टर्म पे। ये जो अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं, ये ऑलमोस्ट आपके पूरे चैप्टर को कवर कर जाएगा एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे। ठीक है जी, कैसे कवर कर जाएगा? जो पूरी अकाउंटेंसी है, अब ध्यान रखना, आपको समझने पे ध्यान देना है, आपको लिखने लिखाने पे ध्यान नहीं देना। लिखने जो यहाँ है वो लोग तो ऐसे ही नोट से पढ़ लेंगे, अदरवाइज जो वीडियो है वो उनके स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नोट्स में इसकी 100% कवरेज है। अब जो अकाउंटेंसी है जो हमने आज पढ़ना शुरू किया है, उसकी 2 लेग हैं। लेग क्या होती है जी? चिकन वाली लेग पीस की बात नहीं कर रहा मैं, लेग वो जो आपकी चलने में हेल्प करती हैं। ठीक है जी, तो ऐसी अकाउंटेंसी को दौड़ाने में, चलाने में 2 इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लेग होती हैं जो आपको पढ़नी है। एक होती है लायबिलिटीज, एक होती हैं एसेट्स। ये पूरा आपका कंक्लूजन है अकाउंट्स का, सारी चीजें घूम फिर के आखिरी में यहीं पर ही आकर खत्म होंगे कि जी अकाउंटेंसी में एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी। ठीक है जी, सब इसी के ही सब डिवीजन है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो कि जिसके सब डिवीजन होते हैं, बट 70% चीजें आपकी इससे कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो अब अकाउंटेंसी में ये 2 लैग हमें कंप्लीट करनी है, जिसके बाद आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको जो लिखवाऊंगा यहां पर, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल, आपको एक, ये सब आपको हेल्प कब करेगा? एग्जाम में, रिवीजन में, क्योंकि एग्जाम में आपको मीनिंग पता होगी तो आप उसको लिख पाओगे। यू हैव अ बेटर इंग्लिश देन मी, क्योंकि हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसमें कुछ चीजें मैं एडिशनल भी ये भी पढ़ाऊंगा जो बुक में आपको नहीं मिलेंगी, तो उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी, अब आते हैं, सबसे पहले इसका शुरुआत करते हैं हम लायबिलिटी साइड से। इसको हम लेफ्ट साइड भी बोलते हैं कि ये लायबिलिटी होती क्या है। लायबिलिटी की डिक्शनरी मीनिंग होती है, हिंदी में मीनिंग होती है देनदारी। और एसेट्स की मीनिंग होती है लेनदारी। और का आगे मीनिंग मैं लिखूंगा जब मैं एसेट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, ये थोड़ा ब्रॉड मीनिंग है, बट बेसिक लायबिलिटी का मीनिंग होता है देनदारी। अब जी देनदारी क्या होती है? देनदारी को, इन लायबिलिटीज को भी
दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन जो कि आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में है। फर्स्ट वन इज इंटरनल लायबिलिटी, एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। क्या मुझे ये पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? एक बार तो पढ़ेगी, उसके बाद कभी नहीं पढ़ेगी। इंटरनल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी छोड़ दो। अगर आज मैं कहूं कि जी मुझे इंटरनल इंजरी हो गई, उसका मतलब क्या है? इंटरनल मतलब मेरे अंदर, ठीक है जी। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? मेरे बाहर जो आपको दिखेगी। सेम बिजनेस में इंटरनल का मतलब होता है अंदर वाला, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर वाला। बिजनेस में इंटरनल लॉ कौन, इंटरनल बंदे कौन है, इंटरनल पर्सन कौन है? बिजनेस का तो एक ही अपना आदमी है बस। कौन? जब बिजनेस शुरू होता है कौन उसका मालिक होता है, कौन उसका अन्नदाता होता है, कौन उसका जन्मदाता होता है? कि जी ऑनर। तो जो ऑनर से लेन देन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो हमारे इंटरनल लोगों के साथ है। इंटरनल लोग कौन है? खाली बिजनेसमैन, खाली ऑनर, जो लाला जी हैं वो हमारे इंटरनल वाले बंदे हैं, ठीक है जी। तो इंटरनल लायबिलिटी किसके साथ होती है? लायबिलिटी टू ऑनर, ठीक है जी। मालिक के साथ जो लायबिलिटी होती है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भैया घर वाला आदमी है, इंटरनल आदमी है। और उस लायबिलिटी को हम क्या, उसको लायबिलिटी को हमने क्या नाम दिया था? सर अभी तो पढ़ा था, उस लायबिलिटी को हमने नाम दिया था कैपिटल। क्या अभी पढ़ा था ना कैपिटल, ये वाला? तो उसको हमने क्या नाम दिया था? कैपिटल। तो इंटरनल लायबिलिटी का क्या नाम आया? कैपिटल। कैपिटल क्या थी? अमाउंट और आइटम which is having money value contributed by the owner into business, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी पे। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होगी फिर? भैया मालिक के अलावा, यानी थर्ड पार्टी, जिसका बिजनेस में कोई लेना देना नहीं है, उसका और बिजनेस का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। सो लायबिलिटी टू पर्सन अदर देन ऑनर। मालिक के अलावा जो भी लायबिलिटी आपकी होंगी किसी को भी देने की, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है जी। ओके जी। ये अभी तक आपकी बुक की बातें चलनी है जो आपकी किताब में लिखा है कि जी लायबिलिटी की दो कैटेगराइजेशन होते हैं, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल इज अ लायबिलिटी टू द ओनर, क्योंकि वो घर का आदमी। एक्सटर्नल लायबिलिटी टू द पर्सन अदर देन ओनर, मालिक के अलावा जिसको देना उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट। ठीक है जी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है कि करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों के नाम से एक चीज तो बड़ी आपको क्लियर हो गई होगी कि जी हमें पढ़नी है, एक ही पढ़ेगी, दूसरी तो खुद ही समझ आ जाएगी। क्यों? एक करंट है तो दूसरी नॉन करंट है, मतलब अगर हम करंट समझ गए तो नॉन करंट तो खुद ही समझ जाएंगे। जैसे कि जी ये आदमी तो गधा है, ये आदमी गधा नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि जी अगर हम गधा समझ गए कि गधा क्या होता है, तो दूसरे आदमी को भी समझ गया कि कोई गधा नहीं है, ठीक है जी। गधा मतलब कि समझदार नहीं है, मंदबुद्धि है, बेवकूफ है। दूसरा वाला नहीं है मतलब समझदार है। तो आते हैं जी करंट लायबिलिटी पे, क्या होते हैं। आपको मैं अलग अलग टाइप से चीजें लिंक करूंगा जिससे आपको एग्जाम में याद रहने की इजीली चीजें आप रिटेन कर पाओ। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। लायबिलिटी का मतलब तो आप समझते हो, लायबिलिटी मतलब किसी को पैसा देना है, देनदारी है। करंट का मतलब क्या है? कि सर बचपन से तो करंट एक ही चीज पढ़ी है, करंट खाया है हमने। कभी सॉकेट में उंगली दे देते हैं, कभी हम
तार पकड़ लेते हैं चलती हुई, कभी कुछ कर देते हैं। तो हमने बचपन से करंट खाया है, और कुछ करंट नहीं पता हमें। करंट का मतलब होता है इंस्टेंट। जैसे आपको करंट लगता है ना, जैसे टच करा वैसे ही लग गया, वैसे ही करंट का मतलब होता है एकदम से, जल्दी से। ठीक है जी। तो उसी जल्दी वाली डिक्शनरी मीनिंग से इसकी मीनिंग बनी, करंट लायबिलिटी वो देनदारियां होती हैं, वो लायबिलिटी होती है जिसको हमें करंटली देना, करंट देना मतलब जल्दी से देना है। ठीक है। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? विच नीड टू पे विद इन 12 मंथ। मैंने कहा जल्दी देना है, अब जल्दी कितना देना है? तो जी एकेडमिक बुक्स में लीगली ही बोलूंगा, आपको आने वाले समय में जब आप 12th के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लीगली है, कि लीगली कानूनी तौर पे डिसाइड किया गया किसको हम जल्दी मानेंगे। क्या हम 2 दिन को जल्दी माने, क्या हम 4 दिन को जल्दी माने, क्या हम 5 दिन को जल्दी माने? ठीक है जी। जैसे आप बस में जाते हो, वो कहता जी लेडीज सीट है, ये यहाँ नहीं बैठ सकते। आपने कहा भाई लिखा नहीं मुझे कहीं। और हमारा क्या रूल है हिंदुस्तान का, अगर हमें लिखा नहीं दिखता, अगर लिखा नहीं तो दिखा नहीं, सीधी सी बात। तो ऐसे ही वहां इसलिए लिख दिया जाता है कि जी ये लेडी सीट है, और जेंट सीट को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जब ये पूछा गया जी करंट लायबिलिटी है जी, जो जल्दी पे करनी हो उनको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, कि जी कितने वाले को। एक आदमी कहता है जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए तो 2 दिन भी जल्दी है। एक आदमी रईस है, वो कहता है कि जी मुझे तो 2 साल भी जल्दी नहीं है। तो कैसे डिसाइड हो, कैसे यूनिफॉर्मिटी आए, कैसे सब लोग एक ही रास्ते पे चलें, एक ही कानून में चलें? तो लीगली ये लिख दिया गया कि जी जो लायबिलिटीज आपको 12 महीने में देनी है उनको हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है। विच नीड्स टू पे विद इन 12 मंथ, उनको हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। और जो पे आफ्टर 12 मंथ उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन? कि जो लायबिलिटी हम 12 महीने के अंदर पे कर देते हैं उनको करंट लायबिलिटी, और जिनको 12 महीने के बाद पे करते हैं उनको नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। तो ये आपकी लायबिलिटी का बुक के लेवल पे कैटेगराइजेशन हो गया कि जी लायबिलिटी दो, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल इज कैपिटल, एक्सटर्नल इज नॉन करंट और करंट। करंट मीन्स जो हम 12 महीने में पे कर देंगे, और नॉन करंट मीन्स जो हम 12 महीने के बाद पे करेंगे। अब आते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग पे, जो मैं आपको समझाऊंगा ये आपकी बुक्स में नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं इसको आपको लिखूंगा रेड से। बिजनेस में या अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग करने के लिए आप लायबिलिटी को, आप किस किस टाइप की उधारी ले सकते हो। आज मैंने एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद कि जी मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं गया लाला जी के पास कि लाला जी पैसा दे दो। लाला जी ने खुशी खुशी पैसा दे दे कि जा काम कर ले। तो एक उधारी किसकी हो सकती है? मनी की। ठीक है जी। एक उधारी में हमें सीधा पैसा मिल गया, हमें सीधा उनने रोकड़ दे दिया, हार्ड कैश ले, चेक ले ले, कुछ भी दे ले, मतलब जो एक्चुअल में मनी ही था। तो जब हम किसी और पैसा मांगने गए उसने हमें पैसा दे दिया। ठीक है जी। तो जब हमें कोई पैसा देता है, दो ही लोग हमें पैसा दे सकते हैं, एक तो मालिक, ऑनर, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये हमने पढ़ लिया। और दूसरा कौन पैसा दे सकता है? जब आप ज्यादा मालिक के पास चले गए, मालिक कहने लगा कि भाई ऐसा है, बहुत पैसे दे दिए तुझे, अब ना रहे मेरे पास पैसे, अब तू ही चला ले जैसे चलाएगा। अब बिजनेस तो चलाना था। तो बिजनेस कहाँ पहुंच गया? बिजनेस पहुंच गया बैंक के पास, या किसी लाला जी के अलावा किसी और प्राइवेट फाइनेंसर के पास। कोई बहुत सारे बंदे होते हैं जो ब्याज पे पैसा दे देते हैं। क्या जी भाई पैसे की जरूरत है, आज जुड़वा ले, 6 महीने बाद ले लियो, साल भर बाद ले लियो, ऐसे ले लियो। तो उसमें भी क्या हुआ? उसको हम क्या बोलते हैं? लोन। अगर लाला जी के अलावा किसी और आदमी से आप पैसा उधार ले लो और वो आपको मनी दे, पैसा दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोन। ठीक है जी। दूसरा क्या हो सकता है? हमने
आइटम्स ले लिए, पैसा नहीं लिया। हम क्या गए कि जी भाई मेरे घर में फर्नीचर, मेरे बिजनेस को शुरू करने के लिए फर्नीचर चाहिए। तो आप जब दुकानदार के पास गए, उसने कहा भाई ले फर्नीचर ले जा, 4 कुर्सी 1 टेबल ले जा, खुश रहे। अब उसने कहा ले भाई बिल, पैसे तो दे दे। आपने कहा यार अभी तो मैंने बिजनेस शुरू करा है, आज ही मैंने उद्घाटन किया है, तो आज मैं पैसे नहीं दे सकता, थोड़ा रुक जा, 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रुक जा, तब मैं आके तुझे पैसे दूंगा। अब आपने क्या करा, आपने आइटम्स ले लिए। आप उसकी पेमेंट कैसे करोगे, पैसे पेमेंट तो आप कैश में ही करोगे, मतलब बैंक या चेक दोगे, पैसा ही दोगे। लेकिन अभी आपने वो आइटम्स उधार ले लिए। तो जब आप ऐसे आइटम्स ले लेते हो जो जिसका पैसा आप बाद में दोगे, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है जी। क्रेडिटर को भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट जब हम किसी से ऐसे आइटम्स उधार ले आते हैं, बात की जी पैसे बाद में उधार ही कराते हैं कुल मिला के कि जी 2 दिन बाद तेरे को आई। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, मनी, जब आपने मनी ली और मनी वापस करी तो लोन हुआ, लेकिन जब आपने गुड्स लिए, जब आपने कोई आइटम लिया, जब आपने वस्तुएं ली लेकिन पैसा वापस करोगे, तो आप उसे बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है जी। थर्ड कैटेगरी आता है सर्विसेज का। अब आपने ना पैसा लिया ना कोई वस्तु ली, आप एक आदमी के पास गए, आपको अपने, आप जब बिजनेस शुरू किया तो आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी कि जी सबसे पहले मुझे जरूरत है एक इंटरनेट की, क्योंकि मेरे को दुकान चलानी है, मेरे को टेलीफोन की जरूरत है। आपने टेलीफोन लगाया, आप रिलायंस वाले के पास गए कि भाई टेलीफोन लगा दे। ठीक है जी। रिलायंस वाले ने टेलीफोन लगा दिया 1,000 रुपए का, और सब मिला जुला के 2,000 का उसका बिल बन गया। आपने कहा कि भाई देख टेलीफोन के पैसे तो ले ले, टेलीफोन के पैसे दे दिए, लेकिन जो आपने मुझे इंटरनेट दिया इसका बिल तो मैं 1 महीने बाद पे करूंगा, 2 महीने जब बिल आएगा। तो उस केसेस में आपने क्या ली, सर्विसेज ली। आप पे कोई मनी आई नहीं, आप पे आइटम आया नहीं, आपने उसकी सर्विसेज ले ली। ठीक है जी। तो जब आप सर्विसेज लेते हो, उसकी पेमेंट आपने कहा जी 1 महीने बाद करेंगे। ठीक है। तो उसको आप या तो क्रेडिटर में फॉल करते हैं या एक्सपेंस पेबल में, क्योंकि वो आपका खर्चा है। तो आप उसको किस में कैटेगराइज करते हो, एक्सपेंसेस पेबल। मतलब ऐसे खर्चे, ऐसी सर्विसेज जिनकी आपको पेमेंट तो करनी थी लेकिन अभी आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो भी तो एक तरह की आपकी देनदारी हो गई, वो भी तो आपकी देनदारी हो गई जो आपको आगे पे करना है, तो वो हो गया आपका एक्सपेंस पेबल। ये कैटेगराइजेशन बेसिकली आपकी बुक्स में नहीं है, बट आपको लॉन्ग रन में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके यानी समझना होगा कि जी हमारी लायबिलिटी 3 टाइप की हो सकती है, सॉरी 4 टाइप की हो सकती है। एक, मालिक को पैसा देना है। एक, लोन ले लिया बैंक को पैसा देना है। एक, हमने किसी से माल उधार खरीद लिया, किसी से हमने फर्नीचर उधार खरीद लिया, उसका पैसा देना है। चौथा कि जी हमने किसी सर्विसेज ले ली, कोई हमारे खर्चे थे, जैसे हमने दुकान किराए पे ली, हमें किराया देना था, लाला जी आ गए, जिनकी दुकान है वो मालिक आ गया, ला भाई पैसे निकाल। तो आपने कहा जी अरे लाला जी हाथ जुड़वा लो, अभी तो दुकान शुरू करी है, तो क्या अगले महीने ले लेना। तो वो खर्चा तो आपका हो गया ना, आपकी देनदारी तो बन गई ना इस महीने की, अगला महीना शुरू नहीं हुआ, अब उसकी देनदारी नहीं है, बट इस महीने का रेंट तो आपका देनदारी हो गया, तो एक लायबिलिटी वो होगी। तो ये आपका बेसिकली लायबिलिटी का कैटेगराइजेशन है कि जी लायबिलिटी हमारी। बट बुक के हिसाब से लायबिलिटी कितनी होती है, बुक के हिसाब से लायबिलिटी दो ही हो सकते हैं जी, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जो अंदर वाले बंदे को देनी है, मतलब मालिक को देनी है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के बंदे को देनी है, उसकी 2 कैटेगराइजेशन हो सकती है, एक ही करंट लायबिलिटी, एक इज नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो हम 12 महीने पे करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी जो हम 12 महीने से ज्यादा में पे करते हैं। ठीक है जी, क्लियर। कोई कंफ्यूजन होगा तो हम आगे इसका डाउट टेकअप कर लेंगे। अब आते हैं हम अगली कैटेगराइजेशन पे, जो अगला आपका पिलर है वो है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती हैं, जो एसेट्स होती हैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। एसेट्स के लिए एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स।
अब एसेट, जैसे आपकी लायबिलिटी क्या होती है, किसी को पैसा देना है, ऐसे ही एसेट्स वो आइटम्स, वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें आने वाले फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ठीक है जी, वो आइटम्स विच इज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एसेट्स क्या होती हैं, आप अपने नोट्स में देखो एक बार एसेट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन। आइटम्स, अब ये आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद हम उसके बाद हम इसकी सेकंड लाइन पे बात करेंगे ये क्या होता है। ठीक है जी, आइटम्स क्या हो सकते हैं, आइटम्स आपकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जी आपने जब बिजनेस शुरू किया, आपने बिजनेस शुरू करने के लिए एक दुकान खोली, आपने एक शॉप खोली, उस शॉप को आपने, जब आपको एक शॉप की जरूरत थी, आप पे दो तरीके थे, क्या, एक तो आप शॉप को किराए पे ले लेते, आप अपने ऑफिस को किराए पे ले लेते, तो क्या वो आपकी एसेट बनती, सर नहीं बनती। क्यों, एसेट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आइटम्स या वो प्रॉपर्टीज जो आप ओन हो, जो ओन्ड है आपकी, मतलब जिसके आप मालिक हो। क्या आप इस बिजनेस, क्या आप इस ऑफिस के मालिक हो, क्या आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हो, क्या आप इस दुकान के मालिक हो, कि नहीं सर हमने तो ये दुकान किराए पे ली है, हम इस बिजनेस के मालिक तो हैं लेकिन इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है। ठीक है जी, तो वो आइटम्स, वो प्रॉपर्टीज जो कि ओन्ड होती है, यानी पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आइटम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ओन्ड हो। दूसरी कंडीशन क्या है, विच इज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि जी हमारी कोई प्रॉपर्टी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, अब इस पे आते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दो टाइप का हो सकते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट। एक बार वापस से एसेट पे जाते हैं कि एसेट क्या होती है। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज और आइटम ओन्ड बाय द बिजनेस, कि वो सारे आइटम जो कि आप जिसके मालिक हो, आप जिस पे हक रखते हो, आपकी जिसकी लीगल ओनरशिप है, वो सब एसेट होती हैं। क्या इतनी डेफिनेशन से काम हो गया, नहीं, जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जिससे हमें कोई फायदा हो। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई पैसे वाला फायदा हो। अब इकोनॉमिक बेनिफिट दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब डायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है, अब आपने शुरू किया, जब बिजनेस शुरू किया आपने डिसाइड किया हम तो जी सैनिटाइजर का बिजनेस शुरू करेंगे।